नमस्कार, मैं विजेंद्र गुजर एलपीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां हमने राजस्थान भूगोल की सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में राजस्थान भूगोल का कंटेंट आपको गुणवत्ता के साथ मिलता है। राजस्थान भूगोल की सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जहां पहले वीडियो में राजस्थान की स्थिति और विस्तार है, दूसरे वीडियो में राजस्थान की सीमाएं हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, और ये तीसरा वीडियो आज है राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित है। यदि आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए, राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। उसके बाद में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखिए, राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश जो कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, उसके बाद में अरावली प्रदेश, अरावली का जो हिस्सा है राजस्थान में सिरोही से लेकर के झुंझुनू तक। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये सबसे बड़ा है। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है, गंगा यमुना के द्वारा लाई गई मृदा से इसका निर्माण हुआ है। और उसके बाद में चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में यहाँ ज्वालामुखी क्रिया के कारण इसका निर्माण हुआ है। इन सब की उत्पत्ति, इन सब का काल, जनसंख्या, क्षेत्रफल, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, जो कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थारका मरुस्थल भी कहते हैं। इसका जो विस्तार है वो 2 देशों के अंदर है, भारत में और पाकिस्तान में। भारत में कहां पर है ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो इसकी उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर के अवशेष से हुई है। टेथिस सागर के अवशेष से हुई है। 1 मिनट में आपको बता देता हूं कि ये टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड ये क्या है। देखिए, सबसे पहले ये जो पृथ्वी का स्थल भाग है, इस स्थल भाग को पेंजिया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया। और इस स्थल भाग के चारों तरफ पानी था। ये जो जल है, इस जल को क्या नाम दिया गया? पैथालासा नाम दिया गया। तो आप दोबारा से देख लीजिए, सबसे पहले जो गोल भाग है, स्थल जो भाग है, इसको नाम दिया गया पेंजिया। और इस स्थल भाग के चारों तरफ जो आपको ये पानी दिख रहा है, ये जो साइन में यहां कर रहा हूं, ये जलमंडल है, जल है। इस जल को नाम दिया गया पैथालासा। अब देखिए, ये जो स्थल भाग है, स्थल भाग के भी 2 हिस्से हुए, एक उत्तर पेंजिया और एक दक्षिण पेंजिया। ऊपर उत्तर दिशा है, इसलिए इस पेंजिया को उत्तर पेंजिया, क्योंकि स्थल भाग को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया है? पेंजिया। तो ऊपर का उत्तर पेंजिया और नीचे का दक्षिण पेंजिया। उत्तर पेंजिया जो है इसको अंगारा लैंड कहा गया, और जो दक्षिण पेंजिया है इसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। अब जब भौगोलिक परिवर्तनों के कारण ये दोनों, इन दोनों में टकराव हुआ और दोनों एक जगह आए, तो जहां जहां भी ये गए उनसे किनकी उत्पत्ति हुई, किनका निर्माण हुआ? महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ठीक है। और जो जल है, ये जो संयुक्त जल राशि है, इस पूरी की पूरी जल राशि को, जिसको हमने पैथालासा नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया टेथिस सागर। इससे किसका निर्माण हुआ? टेथिस सागर से। और टेथिस सागर का पानी जहां जहां गया उनसे बने महासागर। तो महाद्वीप की उत्पत्ति तो किससे हुई है? महाद्वीपों की उत्पत्ति तो पेंजिया से, चाहे उत्तर पेंजिया हो चाहे दक्षिण पेंजिया हो, है ना। उत्तर पेंजिया से जिन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, अंगारा लैंड उनको कहते हैं। दक्षिण पेंजिया से जिन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है वो गोंडवाना लैंड के हिस्से है। और ये जो जल राशि है, विशाल जल राशि है, जिसको हमने क्या नाम दिया? टेथिस सागर नाम दिया है। इसका संयुक्त पूरा नाम है पैथालासा, टेथिस सागर। तो इस टेथिस सागर का इस स्थल भाग में जहां जहां पानी गया उनसे किनका निर्माण हुआ है? महासागरों का निर्माण हुआ है। तो महासागर जो है वो टेथिस सागर से बने हैं, और टेथिस सागर के जो कुछ अवशेष है उन्हीं से मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो मरुस्थल का निर्माण किससे होगा? टेथिस सागर से होगा। और गोंडवाना लैंड हो या अंगारा लैंड हो, अब हमारे भारत का जो पठारी जो प्रदेश है वो अधिकतर गोंडवाना लैंड का भाग है। तो महाद्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है वो गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड से हुई है, संयुक्त पेंजिया से हुई है। अब आप वापस कम टू अवर पॉइंट,
वापस बिंदु पर आइए। यानी कि जो टेथिस सागर है, सॉरी ये जो मरुस्थल प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? टेथिस सागर से हुई है। टेथिस सागर के अवशेष से हुई है। किस काल में हुई है? तो नूतन महाकल्प, यानी कि सबसे लास्ट के काल में, चतुर्थ जो महाकल्प है, नूतन महाकल्प यानी कि सबसे नया, और सबसे नया क्या होगा? जो सबसे लास्ट में आएगा, चतुर्थ महाकल्प इसकी उत्पत्ति का काल है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो टेथिस सागर के अवशेष के कारण हुई है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं राजस्थान में, जो कि सबसे बड़ा भौतिक भाग है, इसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान में वो है 61.11%। कहीं कहीं आपको 58% भी मिलेगा। लेकिन मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल के मार्च का मतलब होता है मरुस्थल का आगे बढ़ना। देखिए मरुस्थल को राजस्थान में कौन रोके हुए हैं? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के बीचों बीच से है, इसलिए मरुस्थल पूर्वी और आने से रुकता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला से वो टकरा जाता है। लेकिन अरावली पर्वतमाला जो है वो सतत तो है नहीं है, बीच में से कटी फटी है। अब बीच में से कटी फटी होने के कारण जब पवनें चलती है तो उन पवनों के द्वारा जो वहां की रेत है, मरुस्थल की जो रेत है, वो अरावली का जो कटा फटा भाग है उसमें होकर के आगे बढ़ रही है। तो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? मरुस्थल का मार्च कहते हैं। ठीक है, इसलिए मरुस्थल बढ़ गया है 58% से बढ़ करके अब कितना हो गया? 61.11%। तो मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो 61.11% होगा। यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है? क्योंकि बड़ा भूभाग है, 40% यहाँ जनसंख्या है, लेकिन क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए जनघनत्व इसका क्या होगा? कम होगा। विस्तार राजस्थान के 12 जिलों में इसका विस्तार है, पश्चिमी राजस्थान जिसको हम कहते हैं। विशेषताएं क्या क्या है? देखिए सबसे पहले तो जो पश्चिमी जो मरुस्थल है या थार का मरुस्थल जिसे हम कहते हैं, इसका विस्तार 2 देशों के अंदर है, भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। भारत के अंदर किन किन राज्यों में है? राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है और गुजरात में भी है। तो भारत के 4 राज्यों में, 2 देशों में, भारत में और पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध प्रांत है उसमें भी इस थार के मरुस्थल का विस्तार है। ये जो थार का मरुस्थल है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या एवं जैव विविधता वाला मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां स्थान है थार के मरुस्थल का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? ये भौतिक प्रदेश है, 61.11%। विस्तार ये मैं बता चुका हूं, 2 देशों में है, भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पंजाब सिंध प्रांत और भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। सर्वाधिक जनसंख्या है, जैव विविधता सर्वाधिक है विश्व के अंदर। क्षेत्रफल में 17वां स्थान है थार के मरुस्थल का, और राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसका जो निर्माण हुआ है वो अवसादी चट्टानों, निर्माण टेथिस सागर के अवशेष से हुआ है, जबकि यहाँ अवसादी चट्टानों की क्या है? प्रधानता इसमें पाई जाती है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज, जिसमें कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है आदि इसमें पाए जाते हैं। यहाँ की जो मृदा है वो कैसी है? रेतीली बलुई मृदा है, जिसे हम एंटीसोल भी कहते हैं। रेतीली बलुई मृदा पश्चिमी मरुस्थल में थार के रेगिस्तान में पाई जाती है। और प्रमुख नदी लूनी नदी है। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखिए थार के मरुस्थल का वर्गीकरण, थार के मरुस्थल का वर्गीकरण ये चार्ट में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं राजस्थान के मैप के ऊपर। ये राजस्थान का नक्शा है। अब देखो जो 4 भौतिक प्रदेश मैंने आपको बताए हैं, राजस्थान की भूमि को भौगोलिक दृष्टि से 4 भौतिक भागों में, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखो एक बार दोबारा से थोड़ी सी टेक्निक अपनाते हैं। देखो भाई, थार का मरुस्थल जो है, रेगिस्तान जो है, वो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, तो इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा आएगा। मान लीजिए लगभग इतना है, 61.11%। अब इधर जो है पश्चिमी राजस्थान की तरफ, ये थार का मरुस्थल है, 61.11% है टोटल। ठीक है, और यहां से हमारी शुरू हो जाती है अरावली पर्वतमाला। 1 मिनट दोस्तों, यहां से शुरू हो जाती है हमारी अरावली पर्वतमाला। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला है। और ये जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये हो गया हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। ये क्या है? अरावली का भाग है, अरावली का भाग है। और ये पूरा पूरा क्या है? पश्चिमी मरुस्थल, थार का रेगिस्तान। और ये जो पठारी भाग है कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ का, इसको हम दक्षिण
पूर्वी पठार कहते हैं, पठारी भाग है, जिसका दूसरा नाम है हाडोती का पठार। हाडोती का पठार, हाडोती का पठार। अब ये चारों जो भौतिक प्रदेश है, इनमें से हम एक एक को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने किसको लिया है? पश्चिमी रेगिस्तान को लिया है, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। 61.11% है, सबसे बड़ा है, 40% जनसंख्या है। ठीक है। अब पश्चिमी मरुस्थल का जो वर्गीकरण किया गया है, दो भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन सा है? देखो, एक तो इधर और एक ये पूरा, इसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क। क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। जो इधर गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र भी, क्योंकि वहां सिंचाई हो रही है नहर के कारण। बाकी पूरा मरुस्थल तो है ही, ये पूरा संयुक्त रूप से पश्चिमी मरुस्थल है। इसके दो भाग किए, इधर का जो है ये है अर्ध शुष्क प्रदेश और ये बिल्कुल शुष्क प्रदेश, यानी कि इसको कहते हैं हम शुष्क रेतीला मैदान। शुष्क रेतीला मैदान। इन सब का कंटेंट मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन एक बार मैप में समझ में इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। इधर का पूरा पश्चिमी रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल के दो हिस्से किए, ये बिल्कुल शुष्क रेतीला मैदान, यहाँ कुछ भी नहीं है, रेत ही रेत है। रेत के टीले हैं, टिब्बे हैं, जिनको साहित्यिक भाषा में धोरे कहते हैं। इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। और इधर जो है वो है अर्ध शुष्क प्रदेश। अब जो शुष्क रेतीला मैदान है, इसको हम दो भागों में बांटेंगे, मैं अभी बताऊंगा। एक तो बालू का स्तूप युक्त, जिसमें बालू का स्तूप है, 58.50% उसका हिस्सा है। और एक बालू का स्तूप मुक्त, यानी कि जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, वो है 41.50%। और बालू का स्तूप युक्त, जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कौन कौन से बालू का स्तूप होते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो बालू का स्तूप युक्त 58.50% और बालू का स्तूप मुक्त जो 41.50% है। तो शुष्क रेतीले मैदान के दो भाग हो गए, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। और जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसके चार भाग है। ऊपर का, यहाँ से घग्गर नदी, सरस्वती नदी बहती है, गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, इसको घग्गर प्रदेश कहते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा, सीकर झुंझुनू चूरू का हिस्सा। उसके नीचे नागौरी उच्च भूमि आ जाएगी। और फिर चौथा जो भाग है अर्धशुष्क प्रदेश का, वो है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश, जिसमें लूनी नदी प्रभावित होती है। लूनी नदी किन किन जिलों में प्रभावित होती है? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, लूनी नदी का जो प्रभाव वाला क्षेत्र है, लूनी नदी का जो बेसिन है, उसको हम कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ गौड़ राजपूतों ने शासन किया था। गौड़ राजपूत निवास करते थे, इसलिए इस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। आइए इन सबको हम देखते हैं। ये नक्शे में मैंने आपको बता दिया कहां पर है। अब देखिए, तो थार के मरुस्थल का वर्गीकरण अब अच्छे से समझिए। यहां से ये बता चुका हूं मैं आपको नक्शे में। अब कंटेंट देखिए, थार के मरुस्थल का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। जो बिल्कुल पश्चिमी जो हिस्सा है, जैसलमेर, जोधपुर का जो हिस्सा है, उसको हम कहते हैं शुष्क रेतीला मैदान। ये बिल्कुल शुष्क है, सूखा हुआ है, यहाँ रेत ही रेत है, रेत के टीले हैं, टिब्बे हैं, जिनको दरियन भी कहते हैं। ठीक है। बालू का स्तूप यहाँ पाए जाते हैं, कुछ पथरीला भी है, ठीक है, जिसको हम मादा कहते हैं, देखेंगे। और अर्धशुष्क प्रदेश, जहां थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, जहां सिंचाई भी होती है नहर के द्वारा, उसको हम कहते हैं अर्धशुष्क प्रदेश। सबसे पहले शुष्क रेतीले मैदान का अध्ययन करते हैं। शुष्क रेतीले मैदान को हमने दो भागों में बांटा। बालू का स्तूप युक्त, जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बालू का स्तूप युक्त है। और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त, जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो जो बालू का स्तूप युक्त है, उसका कितना भाग है? ये पूरा 100% है। तो इस पूरे का 58.50% जो भाग है, वो बालू का स्तूप युक्त है, इसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और जो बालू का स्तूप मुक्त है, वो कितना बच गया? 41.50% बच गया। बालू का स्तूप युक्त में क्या क्या है? रेत ही रेत है, रेत के टीले हैं, जिनको साहित्यिक भाषा में दरियन कहते हैं। और बालू का स्तूप है। कई प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। सबसे पहले अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, जिनको रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, या सीप या अलग भी इनको कहते हैं। जो रेखीय या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप होते हैं, ये वायु की दिशा के समांतर बनते हैं, यानी कि रेखीय वायु की दिशा के समांतर बनेंगे, कुछ इस तरह बनेंगे। वायु जिस तरफ वायु प्रभावित होगी, ये उस तरफ बन जाएंगे। ये रेखीय बालू का स्तूप है। ये दो रेखाओं के बीच में जो जगह है ना, इसको कॉरिडोर कहते हैं। ये कॉरिडोर, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य या रेखीय या सीप या अलग जो बालू का स्तूप है, तीनों चारों एक ही नाम है। ये रेखीय होते हैं, वायु की दिशा के समांतर बनते हैं। अधिकतर जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में ये बनते हैं। दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो प्रकार है बालू का स्तूप का, वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोल दीजिए, आडे बालू का स्तूप बोल दीजिए, समकोणीय बालू का स्तूप बोल दीजिए,
या लंबत वालू का स्तूप बोल दीजिए, समकोणीय लंबत एक ही बात है, आपको पता है, ठीक है। तो दूसरा अनुप्रस्थ या आडे, ऐसे अनुप्रस्थ ऐसे आडे याद रख लीजिएगा, या इनको समकोणीय वालू का स्तूप भी कहते हैं, लंबत वालू का स्तूप भी कहते हैं। लंबत बनते हैं, समकोण इस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं, समकोण या अनुप्रस्थ वालू का स्तूप। तीसरा जो प्रकार है वालू का स्तूप का वो है पैराबोलिक, ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं पैराबोलिक। अगला है बरखान या बरछान, ये अर्धचंद्राकार होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, कुछ इस तरीके से बनेंगे अर्धचंद्राकार वालू का स्तूप। पश्चिमी मरुस्थल का मरुस्थल होने का कारण यही है, अर्धचंद्राकार वालू का स्तूप। एक वालू का स्तूप होते हैं तारा वालू का स्तूप, जिसको स्टार वालू का स्तूप भी कहते हैं, ये स्टार की आकृति में बनेंगे, स्टार की आकृति में बनेंगे। तारा वालू का स्तूप कुछ इस तरीके से बनेंगे, ये स्टार वालू का स्तूप। और एक होते हैं सफरकाफीज, ये बहुत टेक्निकल नाम है, सफरकाफीज, ध्यान रखिएगा। सफरकाफीज बालू का स्तूप का एक प्रकार है। कई बार तो क्वेश्चन सीधा पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप का एक प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, सफरकाफीज, तारा, अनुप्रस्थ, रेखीय, सीप, अलव, आडे, समकोणीय, लंबत। तो ये सारे के सारे जो है बालू का स्तूप के प्रकार है। अनुदैर्घ्य या रेखीय या सीप या अलव, जो वायु के समांतर बालू का स्तूप बनते हैं उनको अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ या आडे बालू का स्तूप या समकोणीय बालू का स्तूप या लंबत बालू का स्तूप एक ही प्रकार है। पैराबोलिक बालू का स्तूप जो संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। बरखान या बरछान जो बालू का स्तूप होते हैं अर्धचंद्राकार होते हैं। तारा बालू का स्तूप या स्टार बालू का स्तूप इनको कह सकते हैं हम। और सफरकाफीज जो है बालू का स्तूप, ये झाड़ियों के किनारे बनते हैं, ठीक है। तो ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और रेत के टीले या टिब्बे पाए जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत कम जनसंख्या, जनघनत्व बहुत कम है यहाँ का, ठीक है। अगला है बालू का स्तूप मुक्त, यहाँ बालू का स्तूप नहीं है, 41.50% भाग है। तो यहाँ का क्या पाया जाता है? देखिए ये कुछ पथरीला है। हम्मादा जो है पथरीला मरुस्थल को कहते हैं, चट्टानी मरुस्थल कह दीजिए या पथरीला मरुस्थल कह दीजिए, हम्मादा। एक होता है रेग, रेग जो है वो मिश्रित मरुस्थल को कहते हैं। और इर्ग यानी कि टोटल मरुस्थल, जिसको महान मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई है। तो इर्ग महान मरुस्थल, ठीक है, टोटल मरुस्थल, रेग मिश्रित मरुस्थल, हम्मादा पथरीला या चट्टानी मरुस्थल इसको कहते हैं। और बालू का स्तूप के अंदर देखिए, ये बालू का स्तूप के अंदर आते हैं, सॉरी बालू का स्तूप मुक्त के अंदर आते हैं। क्या क्या आते हैं? हम्मादा जो मरुस्थल है यानी कि चट्टानी जो मरुस्थल है, पथरीला जो मरुस्थल है, किस भाग में आएगा? बालू का स्तूप मुक्त वाले भाग में आएगा। रेग जो है मिश्रित मरुस्थल है, बालू का स्तूप मुक्त वाले भाग में आएगा। इर्ग संपूर्ण मरुस्थल है, लेकिन यहाँ बालू का स्तूप नहीं है, बालू का स्तूप मुक्त वाले भाग में आएगा। लाठी सीरीज जो है आपने खूब पढ़ी है, आपने खूब पढ़ी है। मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक, जैसलमेर के अंदर मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक लगभग 60 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है ये लाठी सीरीज वाला क्षेत्र है। यहाँ सेवण घास पाई जाती है, जिसको साहिवाल नस्ल की गाय खाती है। चांदन नलकूप, चांदन गांव के अंदर मरुस्थल में पानी खाएं, लेकिन ये जो चांदन नलकूप है ये बीच मरुस्थल में, जैसलमेर के अंदर एक गांव है चांदन गांव, वहां मीठा पानी निकला है, उसको चांदन नलकूप या थार का गड़ा भी उसको कहते हैं। आकल गांव है जहां जीवाश्म पार्क बनाया गया है। जुरासिक काल के जो जीवाश्म है उनके अवशेष यहाँ मिले हैं, इसलिए जीवाश्म पार्क है आकल गांव जैसलमेर के अंदर, ध्यान रखिएगा। कुलधरा गांव खूब बहुत प्रसिद्ध गांव है। भूतिया गांव है, लेकिन ये बताने के लिए नहीं लिखा है कि ये भूतिया गांव है, वो स्टोरी है। ये जो बहेल है उसके अवशेष यहां से मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, बहेल के अवशेष जो है वो मरुस्थल में किस जगह से मिले हैं? तो कुलधरा गांव जैसलमेर के अंदर है, ये वहां से उसके अवशेष मिले हैं। तो शुष्क जो रेतीला मैदान है, अधिकतर 99% जो जैसलमेर का क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है। शुष्क रेतीला मैदान हमने दो भागों में बांटकर पढ़ा। बालू का स्तूप युक्त 58.50%, बालू का स्तूप मुक्त जहां बालू का स्तूप नहीं बनते हैं 41.50%। बालू का स्तूप युक्त में रेत ही रेत है, रेत के टीले हैं, टिब्बे हैं, जिनको दरियन कहते हैं, और बालू का स्तूप है। कई प्रकार के बालू का स्तूपों को हमने समझा कैसे कैसे बनते हैं। अनुदैर्घ्य या रेखीय या सीप या अलग वायु के समांतर बनेंगे। अनुप्रस्थ या आडे या समकोणीय लंबत आडे बनेंगे, समकोण पर बनेंगे, लंबत जैसे बनेंगे, ठीक है। पैराबोलिक संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। बरखान या बरछान अर्धचंद्राकार होते हैं, मरुस्थल होने का कारण है यही अर्धचंद्राकार। तारा बालू का स्तूप या स्टार बालू का स्तूप स्टार की आकृति में बनते हैं। सफरकाफीज याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा
एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, कई बार पूछा गया है। सफरकाफीज भी बालू का स्तूप है, पैराबोलिक भी बालू का स्तूप का प्रकार है। सफरकाफीज जो बालू का स्तूप होते हैं, झाड़ियों के सारे बनने वाले बालू का स्तूप को छोटे छोटे होते हैं, उनको हम सफरकाफीज कहते हैं। तो ये शुष्क रेतीला मैदान हमने देखा, थार के मरुस्थल का पहला पार्ट है। और थार के मरुस्थल का जो दूसरा भाग है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे मैं नक्शे में अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है। तो अर्ध शुष्क जो प्रदेश है, ये मैं मैप में भी आपको बता चुका हूं, देखिएगा इसके कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। सबसे पहला है घग्गर प्रदेश, जहां से घग्गर नदी प्रभावित होती है, सरस्वती नदी जहां से बहती है। अब सरस्वती नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रभावित होती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र जो है वो घग्गर प्रदेश में आएगा। घग्गर या सरस्वती नदी यहां से प्रभावित होती है। इस क्षेत्र को नाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाली, ठीक है। दूसरा जो अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर आता है, घग्गर प्रदेश से थोड़ा आप नीचे चलेंगे, सीकर झुंझुनू चूरू की साइड में आप चलेंगे, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं शेखावाटी का क्षेत्र, जिसके अंदर सीकर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र आता है। सीकर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र आता है। एक शब्द है यहाँ जोहड़, कच्ची कुई जो होती है, कच्चा जो कुआं होता है शेखावाटी के अंदर, उस कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी के अंदर कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। तीसरा जो भाग है, हिस्सा है, पार्ट है अर्ध शुष्क प्रदेश का, वो है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि में क्या क्या आते हैं, मकराना श्रेणी आती है, मांगलोद श्रेणी आती है, जायल श्रेणी आती है, कुकड़ पट्टी, बांका पट्टी, हॉच बेल्ट, ये आते हैं। मकराना श्रेणी जो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, मांगलोद श्रेणी जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, और जायल श्रेणी जो फ्लोराइड युक्त जल के कारण। अगली है कुबड़ पट्टी, नागौरी उच्च भूमि का भाग है। कुबड़ पट्टी जो अजमेर से लेकर के नागौर तक फ्लोराइड युक्त जो जल है, उस क्षेत्र में जो आदमी है वो थोड़ा कुबड़ा हो जाता है, क्योंकि फ्लोराइड युक्त जल पिएंगे हम तो उससे व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ इस बेल्ट को कुबड़ बेल्ट या कुबड़ पट्टी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बांका पट्टी कहाँ है, तो कुबड़ा और बांका अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। तो कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, हॉच बेल्ट एक ही नाम है। कहाँ पाए, किस हिस्से में आएंगे, नागौरी उच्च भूमि के हिस्से में आते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है। अर्ध शुष्क प्रदेश, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो भाग है वो अर्ध शुष्क प्रदेश में नहीं आएगा। तो अर्ध शुष्क प्रदेश में घग्गर प्रदेश, शेखावाटी, घग्गर प्रदेश में हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावाटी में सीकर झुंझुनू चूरू, और नागौरी उच्च भूमि में कुछ हिस्सा पश्चिमी अजमेर का है और नागौर का है, ठीक है। ये आपने देख लिए, मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए, जायल श्रेणी और ये मकराना श्रेणी सब नागौरी उच्च भूमि के हैं। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, हॉच बेल्ट इसको कहते हैं। नागौर से लेकर अजमेर के बीच में फ्लोराइड युक्त जल है, ठीक है। अगला जो है चौथा, वो है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश जो लूनी नदी का बेसिन है, लूनी नदी का प्रभावित क्षेत्र है, जब गौड़ राजपूत निवास किया करते थे, इसलिए इसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। लूनी नदी का क्षेत्र है, गौड़ राजपूतों का क्षेत्र रहा है। यहाँ 56 की पहाड़ियां है। 56 का मैदान तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के अंदर है, लेकिन 56 की पहाड़ियां बाड़मेर, सिवाना जो क्षेत्र है बाड़मेर का, सिवाना के अंदर है। 56 की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर, ये सारे सारे जो है वो गोडवाड़ प्रदेश के भाग है। तो 56 की पहाड़ियां है, 56 पहाड़ियां है घुमदाकार रूप में, सिवाना है, नाकोड़ा पर्वत है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां है, डोरा पर्वत है, इसराना भाकर है, रोजा भाकर है, ये सारे सारे इसके आएंगे गोडवाड़ प्रदेश के आते हैं। ओके, तो ये था हमारा थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांट करके हमने पढ़ा, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क रेतीला मैदान के 2 भाग है, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त। और अर्ध शुष्क जो प्रदेश है इसके 4 भाग है, घग्गर प्रदेश, शेखावाटी का क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और हमारा गोडवाड़ प्रदेश। कल हम किसी क्या और दूसरे जो हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, अरावली जो भौतिक प्रदेश है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम पूर्वी मैदानी प्रदेश को देखेंगे और उसके बाद में हाडोती के प्रदेश को। ओके, थैंक यू सो मच।